जरा सोचिए एक ऐसी सुबह के बारे में जब दुनिया भर की न्यूज़ हेडलाइंस एक ही खबर से दहल जाए। एक ऐसी घटना जो मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। देखिए, ये कोई गुजरे हुए कल का विश्लेषण नहीं, बल्कि भविष्य के काल्पनिक लेकिन मुमकिन परिदृश्य का एनालिसिस है। एक ऐसा सिनारियो जिसमें अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत ही निर्णायक, एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? चलिए आपको एक तारीख पर ले चलते हैं। 28 फरवरी साल 2026। जगह है ईरान की राजधानी तेहरान। ये एक ऐसी रात है जो दशकों से चले आ रहे तनाव, सीक्रेट ऑपरेशंस और नाकाम डिप्लोमेसी का क्लाइमैक्स साबित हो सकती है। आधी रात के ठीक बाद तेहरान का आसमान एक ऐसे हमले से गूंज उठता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, पूरी तरह से प्लान किया हुआ जॉइंट अमेरिकी इजरायली हवाई हमला है। और इसका निशाना सिर्फ एक है, ईरान की सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर सीधा प्रहार करना। इस हमले का जो एपिसेंटर था वो था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी का आवास। अब खामेनी सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती नहीं है, वो ईरान की मिलिट्री, जुडिशरी और विचारधारा, हर शक्ति का प्रतीक है। कुछ ही घंटों में जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये ईरानी शासन के दिल पर एक बहुत ही घातक चोट थी। तो चलिए इस काल्पनिक लेकिन बेहद गंभीर सिनारियो की गहराइयों में उतरते हैं। हम समझेंगे कि इस घटना का जियोपॉलिटिकल असर क्या हो सकता है। इस तूफान से पहले माहौल कैसे बना, ये डीकैपिटेशन स्ट्राइक आखिर होती क्या है, ईरान के अंदर जो पावर वैक्यूम बनेगा वो कैसे भरेगा, और आखिर में दुनिया का रिएक्शन क्या होगा और भविष्य के कौन से रास्ते खुलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं है, इसे एक जियोपॉलिटिकल भूकंप कहना ज्यादा सही होगा। आयतुल्ला अली खामेनी जैसे सुप्रीम लीडर की हत्या का मतलब है ईरानी शासन की नींव को ही हिला देना। इस खबर के बाहर आते ही दुनिया की हर राजधानी, हर स्टॉक मार्केट और हर मिलिट्री हेडक्वार्टर में जैसे सबकी सांसें थम गईं। इस पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये डीकैपिटेशन स्ट्राइक होती क्या है। ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद दुश्मन के पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों लीडरशिप को एक ही झटके में खत्म कर देना होता है। मतलब मकसद सिर्फ किसी एक इंसान को मारना नहीं, बल्कि दुश्मन की कमांड और कंट्रोल की पूरी क्षमता को ही पैरालाइज कर देना है, ताकि वो पलटकर जवाब देने के लिए ऑर्गेनाइज ही ना हो पाए। अब देखिए, इतनी बड़ी घटना वो कभी रातों रात नहीं होती। इसके पीछे सालों का अविश्वास और महीनों की बढ़ती दुश्मनी होती है। तो आइए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस काल्पनिक सिनारियो में 2025 और 2026 की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस विनाशकारी टकराव की जमीन तैयार की। इस टकराव के जो संकेत थे वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच एक 12 दिन का युद्ध होता है, जिसमें दोनों देश पहली बार एक दूसरे के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधे हमले करते हैं। इसके ठीक बाद जनवरी 2026 में ईरान, रूस और चीन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक समझौता साइन करते हैं, जो वेस्ट के खिलाफ एक नए गठबंधन का साफ साफ इशारा था। और फिर आखिर में हमले से बस कुछ ही हफ्ते पहले ओमान में चल रही आखिरी न्यूक्लियर बातचीत भी फेल हो जाती है। माहौल अपने चरम पर था। तो चलिए अब सीधा उस रात की बात करते हैं। वो ऑपरेशन 28 फरवरी 2026 को ये जॉइंट अमेरिकी इजरायली हमला आखिर अंजाम कैसे दिया गया। आइए इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की परतें खोलते हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन, इसे 4 बहुत ही सटीक स्टेप्स में अंजाम दिया गया। पहला, CIA ने महीनों की निगरानी के बाद खामेनेई और दूसरे बड़े नेताओं के एकदम सटीक ठिकानों की खुफिया जानकारी दी। दूसरा, इस इंटेलिजेंस के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने अमेरिकी एयरफोर्स के सपोर्ट से एक साथ कई ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले शुरू कर दिए। तीसरा, इन हमलों में खामेनेई के घर के साथ साथ 3 और सीक्रेट मीटिंग्स को भी निशाना बनाया गया। और चौथा, करीब 36 घंटों की खामोशी के बाद 1 मार्च को ईरानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि कर दी। अब इस डीकैपिटेशन की सफलता का अंदाजा आप इस लिस्ट से लगा सकते हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अलावा IRGC के कमांडर मोहम्मद बाकापोर, रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे, सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मुसावी और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव अली शमखानी जैसे कई टॉप ऑफिशियल्स भी मारे गए। मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं थी, ये तो ईरानी लीडरशिप की पूरी एक पीढ़ी का सफाया था। और इस मिलिट्री एक्शन के पीछे जो पॉलिटिकल मकसद था वो जरा भी छिपा हुआ नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के कुछ ही घंटे बाद ईरान के लोगों को एक सीधा मैसेज दिया, जब हम अपना काम खत्म कर लें तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लो। ये सत्ता परिवर्तन का एक खुला और सीधा बुलावा था। अब सवाल उठता है कि इन हमलों के बाद ईरान के अंदर क्या हुआ।
वहां एक ऐसा पावर वैक्यूम, एक ऐसा सत्ता का शून्य पैदा हो गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक तरफ देश जश्न और मातम के बीच बटा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ जो बची खुची लीडरशिप थी वो गहरे संकट में थी। ईरान के अंदर का जो माहौल था वो बहुत ही अजीब और बटा हुआ था। एक तरफ तेहरान और दूसरे शहरों में शासन के विरोधी जश्न मना रहे थे, हवा में गोलियां चला रहे थे, उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे की उम्मीद दिख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया था और इस्फहान और मशहद जैसे शहरों में हजारों की तादाद में समर्थक मातम मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। तो इस खालीपन को, इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए जो बची खुची ईरानी सरकार थी, उसने फौरन एक अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई। इसका सबसे पहला काम था देश को संभालना, उत्तराधिकार के इस संकट को मैनेज करना और जल्द से जल्द अगले सुप्रीम लीडर को चुनना। तो ये तो हुई ईरान के अंदर की बात। अब देखते हैं कि इस घटना ने पूरे दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर कैसी हलचल मचा दी। इस हत्या ने ग्लोबल बाजारों से लेकर डिप्लोमेटिक गलियारों तक हर जगह सुनामी जैसी लहरें पैदा कर दी। जैसे ही हमले की खबर बाहर आई, इसका सबसे पहला और सीधा असर दिखा ग्लोबल इकोनॉमी पर। मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की आशंका से दुनिया भर में तेल की कीमतें कुछ ही घंटों के अंदर 13% से ज्यादा बढ़ गईं। ये एक साफ संकेत था कि दुनिया एक बड़ी अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है। और ये जो बंटवारा था, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में खुलकर सामने आ गया। एक तरफ थे चीन और रूस, जिन्होंने इन हमलों को सैन्य आक्रामकता का एक लापरवाह काम और यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन बताया, तो वहीं दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हवाला देकर इस कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। और मामला यही नहीं रुका। इसके जो असर थे वो पूरी दुनिया में फैलने लगे। ईरान की बची खुची लीडरशिप ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हवाई रास्ते बंद होने से दुनिया भर में लाखों यात्री फंस गए और साथ ही ईरान के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे, जिसमें पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। तो इन सब घटनाओं के बाद सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल यही उठता है, क्या ये एक फुल स्केल वॉर की शुरुआत है? एक ऐसा युद्ध जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झोंक सकता है? दूसरा बड़ा सवाल ईरान के अपने भविष्य को लेकर है। क्या अमेरिका और इजराइल का मकसद पूरा होगा? क्या इस हमले से ईरान में वाकई सत्ता बदल जाएगी या फिर ये एक और ज्यादा कट्टरपंथी शासन को जन्म देगा? और आखिर में एक सवाल जो उम्मीद भी जगाता है और डर भी, क्या इस तबाही और बर्बादी के बीच से डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, शांति का कोई नया रास्ता खोज पाएगी? दुनिया अब एक ऐसे काल्पनिक चौराहे पर खड़ी है जहां से भविष्य किसी भी दिशा में जा सकता है और इसका फैसला आने वाली घटनाएं ही करेंगी।